लेट्स बाइट बयानबाजी। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों प्रतिबद्ध हैं। एससीओ समिट की सफल मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के तियानजिन के एक होटल में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने इस मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। भारत माता की जय। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति की निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी जोखिम हो सकता है। उन्होंने आगाह किया कि ये नीति विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान का कारण बन सकती है। Noted the discriminatory use of tariff measures between participants of global trade and said that it could have long-term negative effects on the entire world economy. As a result of this policy, there may be an even greater increase in protectionism, a decrease in trade volumes, and an increase in inflationary pressure, especially in developing countries. Russia, as well as our partners from BRICS, EAEU, and the SCO, as well as the majority of countries in the world, do not share such protectionist approaches. That is why we continue to adhere to the agreed multilateral consensus on international trade rules, and we talk about it regularly. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने भारत को क्रेमलिन लॉन्ड्रोमेट करार दिया है, यानी रूस की वॉशिंग मशीन जहां रूस के काले कारनामे धुल जाते हैं। नवारो ने यह भी कहा कि भारत हमारे हथियार नहीं खरीदता और रशिया से हथियार लेता है। Now, what's startling about this is that prior to the Russian invasion of Ukraine in February of 2022, you know how much oil India bought from Russia? Just about zip, pretty close to zero, Dave. And then when Russia invades, they got to figure out a way to backdoor it. So India quickly transformed itself into basically a Kremlin laundromat for their oil. And so again, they send us their goods here. We can't send them theirs. We pay them a bunch of money. They use it to buy Russian oil. Then the Russians, what do? They use it to fuel their war machine, kill a bunch more Ukrainians,
right? And then NATO and the Europeans, coupled with the United States, has to do what? We have to pony up billions more to protect Ukraine because India's giving Russia the money to. You see what I mean? It's like crazy. Yeah. It's just Yeah. oil insanity math. And so there's no excuse for the world's largest democracy by population, which is India, getting in Yep. bed with the Russians, buying their oil, and then complaining when we add tariffs on that to have them stop doing it. Because India, look, the road to peace. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत चीन के बीच लिपुलेख को व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने के समझौते पर आपत्ति जताई। ओली ने कहा कि नेपाल को विश्वास है कि इस मामले में चीन उसका सहयोग करेगा। हालांकि चीन की ओर से ओली की आपत्ति पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने कहा कि यह समझौते का उल्लंघन है। समक्ष अहिले भइरहेको लिपुलेखको सन्दर्भलाई पनि उठाउनु भएको छ। त्यस विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले खास गरेर सन् 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो र त्यो अनुसार महाकाली पूर्वका सबै भूभागहरू नेपाली भूभाग हुन्, सार्वभौम भूभाग हुन् नेपालको र त्यो भूभाग प्रयोग गर्ने गरी लिपुलेखको प्रयोग गर्ने गरी भएको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता हुन हुँदैन थियो र चीन सरकारले त्यस सम्झौतालाई पालना नगरोस् र त्यो सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालको त्यसमा चाहिँ आपत्ति छ भन्ने स्पष्ट आफ्नो धारणा चाहिँ राख्नुभयो। चीनी राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो त्यसको जवाफमा खास गरेर नेपालको जुन दाबी छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दाबी नेपालको दाबीलाई कमी हुँदैन। हाम्रो यो परम्परागत रूपमा नाका प्रयोग भइरहेको तर तपाईहरुको जुन सीमा विवाद हो त्यसमा हामी पक्ष बन्न चाहदैनौँ। तपाईहरु दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो र त्यसमा नेपालको दाबीमा हाम्रो कुनै पनि प्रकारको सम्झौता अथवा चाहिँ कमी होइन भन्ने तपाईहरुले बुझ्दिनु होला भन्ने खालको चाहिँ उहाँको प्रत्युत्तर। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसने रूस में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक को गाइड किया है। नाटो में यूएस एम्बेसडर वाइटकर के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। Well, quite frankly, it's all different. First of all, those weapons, the U.S. weapons that are now being used on the front lines of the war in Ukraine are not being paid for by the U.S. taxpayers. So that's the first thing. The second thing is that we are talking with the Russians. That was not happening during the Biden administration. And finally, we're giving some deeper strike capabilities, and most likely the Ukrainians are going to use them. And that obviously is much different than what Joe Biden did. So राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश के बाद सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल का एक बयान सामने आया है। इसमें वे कह रहे हैं कि अदालत ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। राजस्थान में पेपर लीक मामले पर राजनीति तेज है। भाजपा द्वारा एसआईटी बनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये काम एसओजी का है, हाई कोर्ट का है। तो ये वो क्या बोलते थे एसओजी का काम है, एसओजी जाने हाई कोर्ट जाना ही। उनको पूछो, आपने कहा भाई पैसा रद्द नहीं होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने आप पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया। फैसला आने के बाद तो कोई बोल सकता। अब तो वो सरकार सोचेगी, जो मैं सुन रहा हूँ कि आगे अपील करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उनका काम है, हमारा काम तो नहीं। बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर हुए हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की परंपरा खतरनाक है और इसे तुरंत बंद होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि ये नई परंपरा शुरू हुई है जो बंद होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता किसी के ऑफिस पे जाए नहीं, ये कायदा गलत है, पहले नहीं था ये।
ये जो है कायदा होता था, जो आपको शिकायत है तो आप धरना दो कहीं पर, जुलूस निकाल दो, मौन जुलूस या नारेबाजी कर दो सड़कों पर, कलेक्टर के यहाँ जाकर के आप ज्ञापन दे दो खिलाफ में, मुख्यमंत्री के नाम का या राष्ट्रपति के नाम का या राज्यपाल के नाम का। ये तो कायदा था। अब ये नई परंपरा शुरू कर दी है कि एक दूसरे के ऑफिस पे जाके धावा बोलना बिल्कुल बंद होना चाहिए। बहुत गलत परंपरा नंबर 1। नंबर 2, कई बार एमएलए एमपी के वहाँ जाके विरोध प्रकट करते हुए घरों पर, वो गलत है। आप पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, आप शिकायत लिख दीजिए एमएलए के बारे में मुख्यमंत्री को या जहाँ लिखना है, पर आप जाके खुद सीधा भिड़ने की परंपरा लोकतंत्र में नहीं थी, ना होनी चाहिए। आजकल ये जो पैदा हुई है ना, बंद होनी चाहिए। और वहाँ पे जब जाएंगे तो एक दूसरी पार्टी, कोई पार्टी हो, आप पर भिड़ेंगे। वो तो अहमदाबाद में क्या हुआ, यही तो हुआ अहमदाबाद में, राहुल गांधी जी खुद को जाना पड़ा वहाँ पर। तो ये परंपरा बहुत गलत परंपरा है। राजस्थान की सियासत में काफी गर्मी चल रही है। एक और बयान है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि दोनों उनकी सरकार गिराने में शामिल थे। किरोड़ी मीणा जी और हनुमान बेनीवाल दोनों दोस्त थे और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि SIT। इस बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच समझौते की खबर है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर तेवर बदल लिए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि मेरे बयान से हनुमान बेनीवाल आहत हुए हैं, तो मैं मीडिया के सामने माफी चाहता हूं। और कल के बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूं। मुजफ्फरनगर में पहुंचे आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने किसानों के बीच बैठकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी नजर मेहनतकश किसानों और खेती पर है, क्योंकि यही लोग कल के मतदाता हैं। नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है। यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे मेहनतकश किसान और मजदूर पे नजर है, और यही लोग कल का एजेंडा है, यही लोग कल का मतदाता, ये लोग कल का वोटर। इशारा कर दिया दूर, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचा दी है। हालात इतने गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे 2023 की आपदा से भी ज्यादा भयावह बताया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्य में जुटी है। आज मैं खुद इसका जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं, और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं, और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अमित शाह के पुत्र जय शाह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जय शाह ही भारत पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं। মোৰ মতে তেওঁলোকে ক'ব লাগে যে আজি পাকিস্তানৰ লগত ক্ৰিকেট খেল কিয় হৈছে। আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ জয় শাহ তেওঁ ICC চেয়াৰপাৰ্চন হৈ যোৱাৰ পিছতো পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।